नमस्कार। आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी की क्लास के अंदर स्वागत है। अपने क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर 10वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े जिनके वीडियो पहले बनाए हुए हैं, तो आप लोग उन वीडियो को देख सकते हो। आज जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में 100% ये प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो हेज-स्लेक चक्र या C4 चक्र। C4 चक्र है वो इस बार एग्ज़ाम में लगभग 100% चांस है कि इस बार एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि C4 चक्र है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अपने क्लास 12th बायोलॉजी में 10वां चैप्टर चल रहा है, उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण हमने पढ़ा और प्रकाश संश्लेषण की चक्रीय अभिक्रियाएं और अचक्रीय अभिक्रियाएं भी पढ़ी, प्रकाशिक अभिक्रियाएं और अप्रकाशिक अभिक्रियाएं पढ़ी। तो अपने लास्ट टॉपिक है अप्रकाशिक अभिक्रियाएं। तो प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक की अभिक्रियाएं उसमें 3 चक्र संपन्न होते हैं, जिसके अंदर देखो इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा केल्विन बेंसन चक्र। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था केल्विन बेंसन चक्र। अप्रकाशिक अभिक्रिया 3 चक्र, केल्विन बेंसन चक्र, C4 चक्र और चौथा है क्रेसुलेशियन चक्र। तो आज हम इन दोनों चक्रों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने केल्विन बेंसन चक्र है उसके बारे में कंप्लीट है वो पढ़ लिया है। तो अच्छी तरह से समझना है इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेज-स्लेक चक्र या C4 चक्र इजी है, अगर हम ऐसे याद करेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो देखो ये मैंने चक्र बना दिया है पहले, कौन सा है? C4 चक्र, हेज-स्लेक चक्र या C4 चक्र। अगर एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि चक्र बनाइए, C4 चक्र बनाइए, तो ये चित्र आपको रेखा चित्र है वो बना के आना है। लेकिन यदि ये पूछा जाता है ये क्या होता है या इसमें से कुछ एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्न अच्छी तरह से हमें समझना है कि ये किस प्रकार से संपन्न होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि C4 चक्र है वो क्या होता है। इससे पहले हमने C3 चक्र पढ़ा था, केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र। जब C3 चक्र है वो पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुआ, पादपों के अंदर जब C3 चक्र है वो पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुआ, तो कौन से चक्र की खोज हो गई? C4 चक्र की। C4 चक्र की खोज क्यों हुई? जब C3 चक्र है वो सक्सेस नहीं हो पाया, आगे C4 मतलब कार्बन 4 बनने लग गए, तब किसकी खोज हो गई? C4 चक्र की। अब कैसे हुई? इसके लिए देखो एक कैप्रिलो वैज्ञानिक था जिसने सन 1960 में मक्के की पत्तियां थी उन पर प्रयोग किया। ये नोट कर लेना, वैज्ञानिक का नाम क्या था? कैप्रिलो। कब प्रयोग किया? सन 1960 में। कौन से पादप की? मक्के की। और दूसरा वैज्ञानिक था कोर्टचाक। कब प्रयोग किया? 1965 में। किसकी पत्तियों पर? गन्ने की पत्तियों पर। कैप्रिलो और कोर्टचाक ने क्या किया? कैप्रिलो ने तो मक्के की पत्तियों पर और कोर्टचाक ने गन्ने की पत्तियों पर प्रयोग किया। किसमें इन्होंने प्रयोग किया? तो जो शीत चक्र आया था, C3 चक्र आया था, उसके स्थान पर कितने कार्बन बने? 4 कार्बन बन गए। कितने कार्बन बन गए? 4 कार्बन बन गए। अर्थात OAA, ये याद रखना नाम, OAA। अगर नहीं दिख रहा तो यहां लिख देता हूं OAA। 4 कार्बन युक्त किसका निर्माण हुआ? ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। OAA का पूरा नाम क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। तो इस ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का निर्माण हुआ कब हुआ? वैज्ञानिक था कैप्रिलो जिसने मक्के की पत्तियों पर प्रयोग किया, और वैज्ञानिक था कोर्टचाक, सन 1965 में गन्ने की पत्तियों पर प्रयोग किया। तो उन्हें 3 कार्बन, C चक्र के स्थान पर 4 कार्बन युक्त OAA मतलब ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का निर्माण हुआ। अब इसको हेज और स्लेक, 2 वैज्ञानिक थे, कौन कौन से थे? हेज और स्लेक। कब? सन 1966 में पूर्ण रूप से इस पर विस्तार से अध्ययन किया। किसने?
हेज और स्लेक ने सन 1966 में पूर्ण रूप से इस पर अध्ययन किया। इस कारण से इस चक्र को क्या बोला जाता है? हेज स्लेक चक्र। देखो, इस चक्र पर हेज वैज्ञानिक का नाम है, स्लेक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने पूर्ण रूप से अध्ययन किया सन 1966 में। इस कारण से इस चक्र को क्या बोला जाता है? हेज स्लेक चक्र। अब इस चक्र को, हेज स्लेक चक्र को C4 चक्र क्यों बोला जाता है? हेज स्लेक चक्र को C4 चक्र क्यों बोला जाता है? हेज स्लेक चक्र को C4 चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस चक्र के अंदर 4 कार्बन युक्त OAA ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। इस कारण से इसे C4 चक्र कहा जाता है। देखो, हेज स्लेक चक्र को C4 चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 कार्बन युक्त OAA ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। इस कारण से इस चक्र को C4 चक्र भी कहा जाता है। तो ये बात हो गई C4 चक्र की। सामान्य जानकारी समझ में आ गया होगा कि इसकी खोज कैसे हुई। अब हम बात करते हैं कि ये चक्र कैसे संपन्न होता है। भाई, खोज हो गई, अब ये चक्र संपन्न कैसे होता है? तो इसके लिए देखो, C4 पादप। C4 पादप किसको बोलेंगे? C4 पादप। C4 पादप किसको बोलेंगे? जिन पादपों के अंदर क्या पाया जाता है? OAA ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, उन पादपों को हम क्या बोलते हैं? C4। जिन पादपों में 4 कार्बन युक्त ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, उन पादपों को क्या बोला जाता है? C4 पादप। तो C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं 2 प्रकार की पाई जाती है। प्रश्न बनता है कि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं कितने प्रकार की पाई जाती है? तो 2 प्रकार की पाई जाती है। देखो, पहली तो होती है पर्ण मध्योतक कोशिकाएं। पहली कोशिकाएं कौन सी पाई जाती है? पर्ण मध्योतक कोशिकाएं। और दूसरी कोशिकाएं कौन सी पाई जाती है? पुल आच्छद कोशिकाएं। ठीक है, C4 पादपों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं। प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं कौन कौन सी होती है या कितने प्रकार की पाई जाती है? तो 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? पहली तो होती है पर्ण मध्योतक कोशिकाएं और दूसरी क्या होती है? पुल आच्छादन कोशिकाएं। ठीक है, अब देखो ये चक्र कैसे संपन्न होता है। चक्र अच्छी तरह से दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या होता है कि जब C4 चक्र संपन्न होता है या प्रारंभ होता है, C4 चक्र प्रारंभ होता है तो बाह्य वायुमंडल से। ये क्या है? वायुमंडल, बाहरी वायुमंडल। इस बाहरी वायुमंडल से CO2 अंदर प्रवेश करती है। किसके अंदर? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं द्वारा। बाह्य वायुमंडल से कंप्लीट वर्णन समझ लेना कि वर्णन कैसे है, और इसको साथ में समझ भी लेना कि बाह्य वायुमंडल से पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में CO2 प्रवेश करती है। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के अंदर PEP इंपॉर्टेंट, एक तो OAA ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल, दूसरी बात PEP फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल। PEP का पूरा नाम क्या होता है? फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल। ठीक है, तो बाह्य वायुमंडल से CO2 है वो किसके अंदर प्रवेश करती है? फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल में। फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल के रूप में पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, सबसे पहली बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से इसका वर्णन करना है कि जैसे ये कोशिका है कंप्लीट, इसमें से एक कोशिका है पर्ण मध्योतक, ये दूसरी बीच में से ये कौन सी है? पुल आच्छादन। इधर वाली पर्ण मध्योतक है, इधर वाली कौन सी है? पुल आच्छादन। तो बाह्य वायुमंडल से CO2 है फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल मतलब PEP के रूप में प्रवेश करती है। उसके पश्चात कार्बोक्सिलेज ये क्या है? एक एंजाइम। क्या होता है? एक एंजाइम। कार्बोक्सिलेज क्या होता है? एक एंजाइम। इस कार्बोक्सी मतलब बाह्य वायुमंडल से PEP के रूप में प्रवेश करने के पश्चात कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण होता है? ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल का। किसका निर्माण होता है? ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल मतलब OAA का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल, जिसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं? 4 कार्बन। अच्छी तरह से समझना। PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में PEP
कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है? ऑक्सलो एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है, जिसमें कितने कार्बन उपस्थित होते हैं? 4 कार्बन। उसके पश्चात इसका क्या होता है? अपचयन, और यहाँ पे किसका निर्माण होता है? मेलिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मेलिक अम्ल का निर्माण। जब ऑक्सलो एसिटिक अम्ल का अपचयन होता है, जब ऑक्सलो एसिटिक अम्ल का अपचयन होता है तो किसका निर्माण होता है? मेलिक अम्ल का निर्माण होता है। और इस मेलिक अम्ल से जब यह पुल आच्छादन कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो किस में बदल जाता है? मेलेट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? मेलेट के अंदर बदल जाता है। तो मेलेट में बदलता है तो देखो यहाँ पे केल्विन बेंसन चक्र भी पूर्ण होता है, लेकिन मेलेट है केल्विन बेंसन चक्र के पूर्ण होने के साथ ही किस में बदलता है? पाइरूवेट में बदलता है। किस में बदलता है? पाइरूवेट में बदलता है। और पाइरूवेट है जब मध्यवर्ती कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो किस में बदल जाता है? पाइरूविक अम्ल में। पाइरूविक अम्ल में किस में बदल जाता है? पाइरूविक अम्ल में। मतलब पाइरूवेट किस में बदलेगा? पाइरूविक अम्ल के अंदर बदलेगा। और जब ये पाइरूविक अम्ल में बदलेगा तो एटीपी एडीपी में बदल जाएगी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किस में बदल जाएगी? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाएगी। और किसका निर्माण हो जाएगा? फास्फोइनोल पाइरूवेट का। किसका निर्माण हो जाएगा? फास्फोइनोल पाइरूवेट का निर्माण हो जाएगा। और ये चक्र वापस से इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो ये है C4 चक्र। बिल्कुल इजी है, एक साथ में समझना। कंप्लीट वर्णन कैसे लिखना है इसका, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है इसके अंदर कि केप्रिलोव ने सन 1960 में मक्के के पादप और कोरचाक ने सन 1965 में गन्ने की पत्तियों पर C3 चक्र के स्थान पर 4 कार्बन युक्त OAA ऑक्सो एसिटिक अम्ल के बनने को बताया, जिसे हेज स्लेक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1966 ईस्वी में प्रतिपादित किया। इस कारण से इस चक्र को हेज स्लेक चक्र कहा जाता है। इस चक्र में 4 कार्बन युक्त OAA का निर्माण होता है, इस कारण से इसे C4 चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखना है इसके अंदर अपने को कि C4 पादपों में 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली तो होती है पर्ण मध्योतक कोशिकाएं और दूसरी होती है पुल आच्छादक कोशिकाएं। अब ये चक्र प्रारंभ होता है, मतलब इसकी क्रियाविधि, हेडिंग लगा लेना इसकी क्रियाविधि। वायुमंडल से CO2 फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल PEP के रूप में मध्योतक पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में प्रवेश करती है तथा कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सलो एसिटिक अम्ल OAA में बदल जाती है। 4 कार्बन युक्त ऑक्सलो एसिटिक अम्ल जब अपचयन होता है तो मेलिक अम्ल बन जाता है। और मेलिक अम्ल जब पुल आच्छादन कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो मेलेट का निर्माण होता है, जिससे केल्विन बेंसन चक्र भी बनता है और इस मेलेट से पाइरूवेट भी बनता है, मतलब पाइरूवेट का भी निर्माण होता है। पाइरूवेट है जब वापिस किस में आता है? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में, मतलब इधर से इधर आता है तो किसका निर्माण होता है? पाइरूविक अम्ल का निर्माण होता है। और इस पाइरूविक अम्ल से जब फास्फोइनोल पाइरूवेट का निर्माण होता है तो एटीपी किस में बदल जाता है? एडीपी में बदल जाता है। इस प्रकार से ये क्या होता है? चक्र है वो चलता रहता है, मतलब कंप्लीट चक्र इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये तो हो गया C4 चक्र। सबसे पहले हेडिंग लगाना C4 चक्र, उसके बाद में ये चित्र बनाना है। चित्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपने को इसके बारे में सामान्य जानकारी लिखनी है। जानकारी लिखने के बाद में आगे अपने को क्या करना है? इसकी क्रियाविधि, कैसे ये क्रिया संपन्न होती है, तो ये समझना है। अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि C4 चक्र और C4 पादप होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है। अभी इस वीडियो में अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि अभी ये टॉपिक है वो पूरा नहीं हुआ है। अब अपना टॉपिक है वो स्टार्ट क्या होगा? C4 चक्र व C4 पादपों की विशेषताएं। C4 चक्र और C4 पादपों की विशेषताएं, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। जैसे सबसे पहली विशेषता होती है कि CO2 की कम सांद्रता पर प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। देखो, C4 चक्र या C4 पादप
होते क्या है अभी हमने पढ़ लिया। तो इसकी पहली विशेषता क्या होती है कि CO2 की अत्यधिक कम सांद्रता पर प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। CO2 की कम सांद्रता पर इसमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण। मतलब C4 पादप एक ऐसे पादप होते हैं जिनमें यदि CO2 कम मात्रा में है तो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। मतलब जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करवाने के लिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो C4 पादप होते हैं। इन पादपों में क्या होता है कि यदि मान लो CO2 है वो कम मात्रा में है तो भी क्या हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण। दूसरी, इसमें क्या होगा, प्रकाश शोषण अनुपस्थित होगा। क्या अनुपस्थित होगा, प्रकाश शोषण अनुपस्थित होगा। देखो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रकाश शोषण आगे अपने टॉपिक आएगा उसके अंदर हम विस्तार से पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होगा, प्रकाश शोषण। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो शोषण क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश शोषण। तो ये क्या होता है, इसके अंदर अनुपस्थित होता है। उसके पश्चात नंबर 3, PEP एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, PEP, जैसे कार्बोक्सिलेज एंजाइम अभी हमने पढ़ा था, तो वो क्या होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, उच्च तापमान पर इसमें क्या पाया जाता है कि तापमान है, जैसे मान लो कि प्रमुख एंजाइम है, इसके साथ में ही पादपों में उच्च तापमान पर क्षेत्रों में आसानी से, मतलब यदि मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे तापमान ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, तो उन क्षेत्रों पर इन पादपों को उगाया जा सकता है। तो देखो C4 चक्र और C4 पादपों की विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहली विशेषता कि ये कम CO2 में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, इनमें प्रकाश शोषण की आवश्यकता नहीं होती है, PEP एंजाइम है वो उपस्थित होते हैं, और तापमान है वो कम, ये अधिक तापमान हो तब भी इन पादपों को आसानी से उगाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रियाएं होती है, वो अप्रकाशिक अभिक्रियाएं 3 चक्रों के अंदर संपन्न होती है, जिसमें सबसे पहला चक्र है केल्विन बेंसन चक्र, दूसरा है H स्लेक चक्र या C4 चक्र, और तीसरा चक्र है क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचयन चक्र। देखो इससे पहले हमने C3 चक्र और C4 चक्र के बारे में पढ़ लिया। मतलब केल्विन बेंसन चक्र को क्या बोलते हैं, हम C3 चक्र बोलते हैं, और H स्लेक चक्र को C4 चक्र बोलते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब ये अंतिम तीसरा चक्र है जिसका नाम क्या है, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचयन चक्र। ये तीसरा चक्र है किसका, अप्रकाशिक अभिक्रियाओं का तीसरा चक्र है। अब देखो ये चक्र किसके अंदर संपन्न होता है, ठीक है, किन पादपों के अंदर संपन्न होता है। तो जिन पादपों में मांसल एवं शुष्क जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है, ये चक्र संपन्न होता है। इनकी पत्तियां क्या होती है, मोटी होती है, पत्तियां क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है। तो देखो ये चक्र किन पादपों में पाया जाता है, जो पादप मांसल एवं शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं, वातावरण में पाए जाते हैं। वे पादप जो शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं और जिनकी पत्तियां मोटी होती है, उन पादपों के अंदर क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचयन चक्र पाया जाता है। यदि एग्जाम के अंदर प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचयन चक्र किस में पाया जाता है, तो वे पादप जो शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं और उनकी पत्तियां मोटी होती है, उनके अंदर क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचयन चक्र है वो पाया जाता है। इसकी एक विशेषता क्या होती है कि इनके अंदर रंध्र होते हैं वो रात में खुलते हैं। रंध्र क्या होते हैं, रात में खुलते हैं, और दिन में क्या होते हैं, बंद होते हैं, बंद होते हैं। इस चक्र में या इन पादपों में क्या होता है कि रंध्र रात में खुलते हैं और दिन के अंदर क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। मतलब रात के समय तो ये रंध्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं, और दिन के समय क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, त्रिमिर, तिमिर सक्रिय। प्रश्न ये बनता है कि त्रिमिर सक्रिय किसको कहते हैं, तो जब रंध्र रात में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं तो उसको त्रिमिर सक्रिय बोला जाता है। मतलब क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचयन चक्र होता है, उनमें रंध्र रात में खुलते हैं और दिन के अंदर क्या होते हैं, बंद होते हैं। इनमें क्या होता है, CO2 का अवशोषण है वो रात के समय होता है, CO2 का अवशोषण क्या होता है, रात में होता है। और PEP, इससे पहले हमने पढ़ा है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो PEP उपस्थित होता है, तो PEP उपस्थित होता है और किसका निर्माण होता है, 4 कार्बन युक्त OAA का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है,
OAA का निर्माण होता है। मतलब इससे इसका निर्माण होता है, जो क्या होता है सेम C3 चक्र के अंदर भी होता है। तो सेम प्रक्रिया इसमें भी होती है, बिल्कुल छोटा सा चक्र है ये, क्रेसुलिएशन अम्ल उपापचयन चक्र। सीधा सा याद रखना है, वे पादप जो शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं और पत्तियां है वो मोटी पाई जाती है या गुद्देदार पाई जाती है, मोटी एवं गुद्देदार पत्तियां पाई जाती है, उसके अंदर क्रेसुलेशन अम्ल उपापचयन चक्र होता है वो पाया जाता है। ठीक है, इस चक्र में जो पादप सम्मिलित होते हैं उन पादपों में रंध्र है वो रात में खुलते हैं और दिन के अंदर क्या होते हैं, रात के अंदर खुल जाते हैं और दिन के अंदर बंद हो जाते हैं। और रात के समय किसका अवशोषण होता है, CO2 का अवशोषण होता है और PEP की उपस्थिति में क्या बनता है, OAA का निर्माण हो जाता है। तो ये तो थे अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के चक्र। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है जो छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट टॉपिक है प्रकाश श्वसन। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक प्रकाश श्वसन। देखो प्रकाश श्वसन किसको बोलते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषी भागों में, पहले परिभाषा इसकी नोट कर लो, पौधों में प्रकाश संश्लेषी भागों में प्रकाश की उपस्थिति में सामान्य श्वसन के सामान्य श्वसन के अतिरिक्त जो श्वसन क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन द्वारा कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। देखो प्रकाश श्वसन किसको बोलते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषी भागों में प्रकाश की उपस्थिति में सामान्य श्वसन के अलावा जो श्वसन होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश श्वसन। देखो एक श्वसन होता है और एक होता है प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन की परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि पौधे के प्रकाश संश्लेषी भागों में सामान्य श्वसन के अलावा जो श्वसन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन किसको बोलेंगे, पौधे में प्रकाश संश्लेषी भागों में सामान्य श्वसन के अलावा जो श्वसन क्रिया हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश श्वसन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन द्वारा कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होगा। इसमें क्या होगा, O2 के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, O2 के द्वारा क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होगा। कार्बनिक यौगिक है उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। और इसके अलावा क्या होता है कि ऊर्जा का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है और CO2 भी विमुक्त नहीं होती है। ठीक है, तो दोबारा समझ लेना प्रकाश श्वसन किसको बोलते हैं कि पादपों में प्रकाश संश्लेषी भागों के द्वारा सामान्य श्वसन के अलावा जो श्वसन होती है जिसमें ऑक्सीजन से कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है और CO2 का निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश श्वसन बोलते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले क्रोटकोव, वैज्ञानिक कौन था, क्रोटकोव। ठीक है, क्रोटकोव वैज्ञानिक था जिसने 1963 के अंदर प्रकाश श्वसन है उसकी खोज की। क्रोटकोव वैज्ञानिक था जिसका नाम क्रोटकोव और जिसने 1963 में इस प्रकार के श्वसन की खोज की। तो देखो क्लास 12 बायोलॉजी में अपने 10वां चैप्टर प्रकाश संश्लेषण, चैप्टर का नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, प्रकाश संश्लेषण चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये इसका लास्ट टॉपिक था। इससे आगे का एक टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक है वो टॉपिक हट गया है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बहुत सारी क्लासें हैं, बहुत सारे वीडियो है, 10-15 वीडियो है। तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और सब वीडियो को देखिए। अगर आपको इसमें से कोई वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी वीडियो है उनको शेयर कीजिए। धन्यवाद।